स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज हम एमए हिंदी सेकेंड ईयर का इग्नू का सब्जेक्ट MSG 7 का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा। इसमें परीक्षा की दृष्टि से इस अध्याय के 6 क्वेश्चन हैं, जो बार बार पिछले लास्ट ईयर में 7-8 सालों में आते रहे हैं। हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। इसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हुए परिभाषाओं के वर्गीकरण पर विचार कीजिए। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान क्या होता है? जिस पद्धति के अंदर दो या दो से अधिक भाषाओं की ध्वनियों, पदों, शब्दों, वाक्यों, रूपों एवं अर्थों आदि भाषा अवयवों की परस्पर तुलना करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, तुलनात्मक भाषा अध्ययन पद्धति कहलाता है। इसी कारण भाषा विज्ञान को तुलनात्मक भाषा विज्ञान भी कहा गया है। इस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत समकालिक और ऐतिहासिक भाषा सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में आधुनिक भाषा विज्ञान का जन्म ही तुलना के रूप में हुआ है। इस तुलना ने विभिन्न भाषाई समाजों के बीच की समानता को प्रस्तुत किया है। अतः भाषा परिवार का वर्गीकरण भाषा की तुलनात्मक पद्धति के कारण ही संभव हो सका है। तो ऐतिहासिक पद्धति ने इस तुलना के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का महत्व भाषा शिक्षण के संदर्भ में भी कम नहीं है। विभिन्न भाषाओं की प्रकृति की जानकारी हमें इसी विश्लेषण पद्धति से मिलती है। संस्कृत, हिंदी, लैटिन और ग्रीक भाषाओं की समानता को प्रदर्शित करने के लिए उदाहरण दृष्टव्य हैं। जैसे संस्कृत में बोलते हैं पितृ, हिंदी में पिता, लैटिन में पैटर, ग्रीक में भी पैटर, लेकिन फारसी में बोलते हैं पीदर। इसी प्रकार अनेक शब्दों की समानताओं से तुलनात्मक भाषा विज्ञान के द्वारा व्हिटनी महोदय ने अपनी पुस्तक लैंग्वेज एंड इट्स स्टडी को स्वीकार किया है कि भाषा विज्ञान के रूप में प्रारंभ ही संस्कृत के यूरोप में प्रवेश के बाद हुआ था। अर्थात व्हिटनी महोदय हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है लैंग्वेज एंड इट्स स्टडी, उसमें उन्होंने माना है कि जब संस्कृत ने यूरोप में प्रवेश किया तभी भाषा विज्ञान के रूप में भाषा विज्ञान आरंभ हुआ था। तो अभी हमने पढ़ा तुलनात्मक भाषा विज्ञान। अब पढ़ते हैं भाषाओं का वर्गीकरण। भाषाओं का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 पारिवारिक वर्गीकरण और दूसरा आकृति मूलक वर्गीकरण। तो पहला हम पढ़ लेते हैं पारिवारिक वर्गीकरण। विश्व की भाषाओं के लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सिद्धांत ने वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत किया है। विद्वानों ने विश्व भाषाओं का पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी आदि विद्वानों ने अध्ययन की सुविधा के आधार पर भौगोलिक दृष्टि से निम्न भाषा 4 खंडों में विभाजित की है। पहला यूरेशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा प्रशांत महासागरीय और चौथा अमेरिका। यहाँ सामी हामी परिवार को उभयनिष्ठ मान लिया गया है। विश्व की भाषाओं को आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने 18 परिवारों में बांटा है, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1 भारत यूरोपीय परिवार, नंबर 2 द्राविड़ परिवार, तीसरा बुरुशस्की परिवार, 4th उराई अल्लाई परिवार, नंबर 5 काकेशी परिवार, नंबर 6 चीनी परिवार, नंबर 7 जापानी कोरियाई परिवार, नंबर 8 हाइपरबोटी परिवार, नंबर 9 बास्क परिवार, नंबर 10 सामी हामी परिवार, नंबर 11 सूडानी परिवार, नंबर 12 बंतू परिवार, नंबर 13 होतो तोत बुशमैनी परिवार, नंबर 14 मलय बहुद्वीपीय परिवार, नंबर 15 पापुई परिवार, नंबर 16 ऑस्ट्रेलियाई परिवार, नंबर 17 दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार और नंबर 18 अमेरिकी परिवार। विश्व की भाषाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए विद्वानों ने अनेक भाषाओं में समानता के लक्षण देखे। तत्पश्चात दैनिक प्रयोग में आने वाले पदार्थों, सर्वनामों, संज्ञाओं, संज्ञावाचक शब्दों, क्रियाओं के व्याकरणिक नियमों में साम्यता उपस्थित दिखाई दी। इस आधार पर डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने कहा कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण हेतु 6 आधारों का
पर उनका परीक्षण किया जाना चाहिए, जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 ध्वनि, दूसरा पद परिचय पद रचना, तीसरा वाक्य रचना, चौथा अर्थ, पांचवा शब्द भंडार और छठा स्थानिक निकटता। विभिन्न भाषाविदों के मतों में भिन्नता होने के बावजूद डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा एवं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा मान्य उपर्युक्त विवेचन को ही समीचीन प्रस्तुत किया गया। तो एक हमारा वर्गीकरण जो हमने पढ़ा पारिवारिक वर्गीकरण। अब हम दूसरा पढ़ेंगे भाषा का वर्गीकरण में आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक का आधार संबंध तत्व है। इसमें वाक्य तथा पद रचना संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें दो बातों का आधार बनाया जाता है। नंबर 1 वाक्य में शब्दों का पारस्परिक संबंध प्रकट करने का ढंग अर्थात अर्थ तत्व। नंबर 2 शब्द बनाने का ढंग, उपसर्ग प्रत्यय आदि लगाकर अर्थात शब्दों के अवयवों का पारस्परिक संबंध। इस वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक या पदात्मक भी कहते हैं। आकृति और रूप का अर्थ एक ही है, अतः आकृति मूलक और रूपात्मक पर्याय एक ही है। रचना उस आकृति या रूप की निष्पत्ति प्रक्रिया की व्याख्या है। पदात्मक का संबंध भी रचना से ही होता है। तो ये कहा है डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने। तो डॉक्टर मंगलनाथ शास्त्री ने रचना शब्दों की आकृति की दृष्टि से भाषाओं के 3 वर्ग इस प्रकार किए हैं: अयोगात्मक, योगात्मक और विभक्ति युक्त। अन्य विद्वानों ने प्राय भाषाओं की आकृति की दृष्टि से मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पाश्चात्य विद्वान श्लेगल का उदाहरण देते हुए 2 वर्गों की बात कही है, जबकि नाप ने 3 वर्ग किए हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने आकृति मूलक वर्गीकरण के रूप में भाषाई परिवारों को 2 वर्गों में विभाजित किया है: अयोग्यात्मक और योग्यात्मक। अयोग्यात्मक भाषा के अंतर्गत संसार की वे भाषाएं आती हैं जिनके वाक्यों में सभी शब्द अभिकारी, स्वतंत्र एवं अव्यय रूप में होते हैं। उदाहरण स्वरूप चीनी, तिब्बती, अनानी, बर्मी, श्यामी, सूडानी भाषाएं इसमें आती हैं। इस वर्ग की चीनी भाषा को प्रमुखता से स्वीकार किया गया है। इस भाषा परिवार की कुछ विशेषताएं डॉक्टर शर्मा ने गिनवाई हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 अयोगात्मक भाषाओं का व्याकरण नहीं होता, अर्थात चीनी, तिब्बती आदि जो भाषाएं हैं उसमें व्याकरण का कोई महत्व नहीं है, जबकि हम हिंदी में देखते हैं कि हमारी हिंदी भाषा में व्याकरण का बहुत अधिक महत्व होता है। नंबर 2 पदक्रम का बहुत अधिक महत्व होता है। तो चीनी, तिब्बती वगैरह जो भाषाएं हैं उसमें पदक्रम का महत्व बहुत अधिक है। तीसरा स्वर के कारण अर्थ में परिवर्तन होता है, इसलिए स्वर भेद से एक ही अनेक शब्द अनेक अर्थों का वाचक हो जाता है। और नंबर 4 कहीं कहीं पे निपात मतलब संबंध सूचक अव्यय से भी शब्द या वाक्य की रचना में सहायता ली जाती है। उदाहरण स्वरूप चीनी के शब्द ता के अनेक अर्थ हैं, जैसे महत्ता, महत्ता मतलब संख्या, महान, विश्लेषण, महान होना, क्रिया, महत्तापूर्वक, क्रिया विश्लेषण। इसमें से कौन सा अर्थ उपस्थित होगा यह वाक्य के प्रयोग द्वारा ही जाना जा सकता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ध्वनि परिवर्तन और नियम। इसमें थोड़ा सा ध्वनि का भी महत्व है। तो भाषा परिवर्तन के क्रम में ध्वनि परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ध्वनि स्तर का परिवर्तन प्रत्येक भाषिक समुदाय में एक प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। ध्वनि परिवर्तन के नियम के संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि कुछ विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों में कुछ विशिष्ट काल और कुछ विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन या विकार को उस भाषा की ध्वनि का नियम कहते हैं। ध्वन्यात्मक परिवर्तन जिस नियम के अनुरूप होता है वह एक विशिष्ट भाषाई नियम होता है, जो प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग होता है। साथ ही ध्वनि का नियम किसी भी भाषा के प्रत्येक ध्वनि परिवर्तन पर लागू नहीं होता। कुछ परिवर्तन नियम के विपरीत भी हो सकते हैं। ध्वनि परिवर्तन अन्य ध्वनि सापेक्ष होती है, अर्थात आसपास की ध्वनियों से भी वो नियंत्रित होती है। ध्वनि नियम का सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रतिष्ठा प्राप्त उदाहरण है ग्रीम नियम। इस नियम को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले विद्वान याकूब ग्रीम ने अपने पूर्ववर्ती विद्वान रास्क और इरे से प्रेरणा लेकर नियम की स्थापना की थी। फलतः भाषा वैज्ञानिक याकूब ग्रीम के नाम पर ही इसे ग्रीम नियम कहा जाता है। इसके अंतर्गत संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, गाथिक, जर्मन आदि भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषाओं की तुलना के प्रसंग में
ग्रीम ने देखा कि मूल भारत यूरोपीय भाषा की कुछ ध्वनियाँ जर्मनिक शाखा में कुछ दूसरे ही रूप में प्रयुक्त मिलती हैं। सूक्ष्मता से विचार करने पर ग्रीम को उस ध्वनि परिवर्तन में व्यापकता दिखी और उसने उसे नियमबद्ध करने का प्रयास किया। उसके द्वारा निर्धारित ध्वनि परिवर्तनों का संबंध दो ध्वनि से होता है, प्रथम ध्वनि परिवर्तन और दूसरा द्वितीय परिवर्तन। उदाहरण स्वरूप डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने इसे एक चित्र के द्वारा दिखाया गया है। इसमें इस नियम को समझने के लिए जर्मनिक अंग्रेजी के उदाहरणों को समझना होगा। जैसे संस्कृत, जर्मनिक अंग्रेजी कह, संस्कृत में कहते हैं कह जो कि है कौन, और जर्मनिक अंग्रेजी में उसे कहते हैं हु मतलब ही कौन। ठीक है, तो इसमें अघोष ध्वनि क्या है, वो है कै। दोनों का मतलब कै है, लेकिन संस्कृत में बोलते हैं उसको कह और इंग्लिश में बोलते हैं हु। द्वितीय ध्वनि में आता है परिवर्तन के अंतर्गत जर्मनिक भाषाओं के अंदर ही परिवर्तन को स्वीकार किया गया है। अतः उच्च जर्मन और निम्न जर्मन भाषा के बीच होने वाले परिवर्तनों को द्वितीय ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। ग्रीम नियम के अंतर्गत कुछ विवाद भी मिल जाते हैं, अर्थात इस ध्वनि परिवर्तन के भीतर जब क, त और प संयुक्त रूप से आते हैं तो यह नियम लागू नहीं होता। इसी अपवाद के समाधान के रूप में इसके कारण को स्पष्ट करने वाले भाषा वैज्ञानिक कार्ल अफोर्ड वार्नर ने ध्वनि संबंधी जो नियम बताया वह वार्नर नियम या फर्नर नियम कहलाता है। वार्नर ने देखा कि क, त और प ध्वनियाँ गाथिक में ख, थ और फ में परिवर्तित होने के स्थान पर ग, द और ब में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका समाधान वार्नर ने किया है। इसके अनुसार भूरोपीय मूल के, क, त, प के स्थानों में गाथिक और जर्मनिक भाषाओं में ग्रीम के अनुसार वर्ग नियम ख, थ, फ तभी होता है जब क, त और प के पूर्व स्वराघात हो, परंतु स्वराघात क, त और प के बाद स्वर पर हो रहे परिवर्तन एक पग और आगे ग्रामसन की भांति ग, द और ब हो जाता है। वस्तुतः ग्रीम नियम का परिवर्तित रूप ग्रामसन एवं वर्णन पेश करते हैं। तो आज इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा तुलनात्मक भाषा नियम को परिभाषित करते हुए भाषाओं के वर्गीकरण पर विचार कीजिए, और साथ में ही हमने इसके बारे में पढ़ा कि ध्वनि परिवर्तन और नियम क्या हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही। हम इस चैप्टर से संबंधित सभी अध्यायों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले 5-7 सालों में आए हुए हैं उसके एक एक प्रश्नों को करते चलेंगे। ये अध्याय 3 हो चुका है। अध्याय 1 और अध्याय 2 की भी वीडियो पहले बन चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इससे संबंधित आगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।